नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान के एक ऐसे स्मारक की जिसकी कहानी किसी ऐतिहासिक थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस महाकाव्य जैसी कहानी में गोता लगाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना 90, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो लगातार दिन है जब नालंदा का वो विशाल पुस्तकालय धू धू कर जलता रहा था। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, मानव सभ्यता का पूरा बैकअप ड्राइव 90 दिनों तक लगातार जलते हुए बस राख में बदल रहा था। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं भाग 1 से, ज्ञान का एक शहर, नालंदा की शुरुआत। अब उस खौफनाक त्रासदी से करीब 700 साल पीछे चलते हैं। 5वीं सदी के यूरोप और 5वीं सदी के भारत को जरा एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ यूरोप अपने डार्क एजेस यानी अंधकार युग से गुजर रहा था, जहां बीमारियों को जादू टोना मान लिया जाता था, और ठीक उसी वक्त भारत अपने स्वर्ण युग में था। गुप्त साम्राज्य के दौरान नालंदा की नींव रखी गई, एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार के साथ। ये वो दौर था जब लोग मानते थे कि तलवार की धार से कहीं ज्यादा ताकत कलम की स्याही में होती है। सम्राट कुमारगुप्त कोई पत्थरों का किला नहीं बना रहे थे, वो एक ऐसा शहर बसा रहे थे जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बुद्धि और ज्ञान को समर्पित था। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसका विशाल पैमाना 10,000। ये दुनिया का सबसे पहला पूरी तरह से आवासीय यानी फुली रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय था। 10 किलोमीटर में फैले इस शानदार कैंपस में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ रहते थे। मतलब आज की डेट में दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी इस तरह के टीचर स्टूडेंट रेशियो का सिर्फ सपना ही देख सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां एडमिशन कैसे मिलता था, तो मैं बता दूं, वहां पहुंचना बच्चों का खेल नहीं था। मुख्य द्वार पर कोई आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बल्कि सबसे बड़े विद्वान द्वारपाल खड़े होते थे। आपको अंदर जाना है तो पहले उनसे डिबेट करनी होगी, शास्त्रार्थ करना होगा। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस एंट्रेंस टेस्ट में फेल होने की दर 80% थी। जी हाँ, 80%। लेकिन जो मुट्ठी भर लोग उस दरवाजे को पार कर लेते थे ना, उनके लिए अंदर की दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ ज्ञान की तलाश में आए लोगों का एक ऐसा समाज था जिसमें कोई भेदभाव नहीं था। चाहे आप राजकुमार हो या कोई आम किसान, सबको अपना सिर मुंडवाना होता था और सब एक ही पंगत में बैठकर खाना खाते थे। जरा सोचिए, कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने जब समानता की बात दुनिया को बताई, उससे सदियों पहले ही नालंदा ने एक ऐसा इंटेलेक्चुअल यूटोपिया खड़ा कर दिया था जहां वर्ग भेद नाम की कोई चीज ही नहीं थी। चलिए अब पढ़ाई की बात करते हैं। उनका जो सिलेबस था वो आश्चर्यजनक रूप से डाइवर्स था। वहां से धर्म की रटी रटाई बातें नहीं होती थीं, बल्कि हेतु विद्या यानी लॉजिक, मेडिसिन, ग्रामर, वेदों के साथ साथ पता है और क्या पढ़ाया जाता था? नास्तिकता। जी हाँ, एथियज्म। उनका अल्टीमेट मोटो ही यही था कि हर चीज पर सवाल उठाओ, बिना सवाल किए कुछ मत मानो। लेकिन फिर वक्त बदला। भाग 2, दुनिया का टकराव, खतरे की आहट। 12वीं सदी तक आते आते भारत का राजनीतिक ढांचा थोड़ा चरमराने लगा था। पश्चिम से एक बेहद क्रूर बाहरी खतरे की आहट सुनाई देने लगी थी। लेकिन उस खतरे को समझने से पहले आपको धर्मगंज को समझना होगा, ज्ञान का एक विशाल पर्वत। ये 3 गगनचुंबी इमारतों वाला एक बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स था। इसमें से एक बिल्डिंग का नाम था रत्नोदधि, जो पूरे 9 मंजिला थी, और इसमें 90 लाख पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई थीं। सच कहूं तो ये लाइब्रेरी पूरी मानव सभ्यता के लिए एक विशाल बैकअप ड्राइव की तरह काम कर रही थी। और अब इस कहानी में आता है एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़। एक क्रूर आक्रमणकारी था, बख्तियार खिलजी। वो अचानक बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। उसके सारे हकीम कोशिश कर लेते हैं लेकिन हार मान लेते हैं। तो हार थक कर उसे मजबूरन नालंदा के एक महान आयुर्वेद विद्वान आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ खिलजी एक ऐसी अजीब और नामुमकिन सी शर्त रख देता है कि वो कोई भी दवा नहीं खाएगा, चाहे जो हो जाए, और फिर भी आचार्य को उसे ठीक करना होगा। अब आप सोचेंगे कि बिना दवा खिलाए कोई कैसे ठीक हो सकता है? यहीं पर आचार्य ने एक बहुत ही ब्रिलियंट तरकीब निकाली, एक छिपे हुए इलाज के साथ कुरान। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने क्या किया कि कुरान के पन्नों के कोनों पर एक अदृश्य और स्वाधीन दवा का लेप लगा दिया। अब जब भी खिलजी पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगली को जीभ से लगाता, तो वो दवा धीरे धीरे उसके शरीर में चली जाती।
मतलब ये इतना शानदार साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक दांव था ना, जिसने बिना एक भी दवा खिलाए खिलजी की जान बचा ली। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इंसान की फितरत का एक बहुत ही डार्क साइड दिखाता है। एक तानाशाह की ईर्ष्या। शुक्रगुजार होने के बजाय खिलजी गहरी ईर्ष्या और इनसिक्योरिटी से भर गया। ये पूरी घटना मार्क्सवादी अवधारणा का एक परफेक्ट उदाहरण है, जो कहती है कि शासक किसी भी ऐसे विचार को बेरहमी से कुचल देंगे जो उनकी सत्ता के लिए जरा सा भी खतरा हो। खिलजी को लगा कि भाई अगर इन लोगों के पास इतना गहरा ज्ञान है तो कल को ये मेरे वर्चस्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। और फिर वो मनहूस साल आता है 1193। जरा हथियारों और किताबों के बीच का ये दिल चीर देने वाला अंतर देखिए। एक तरफ खिलजी की नफरत से भरी हथियारों से लैस एक विशाल सेना थी, और दूसरी तरफ थे निहत्थ थे ध्यान में बैठे हुए भिक्षु, जिनके हाथों में हथियारों की जगह सिर्फ पांडुलिपियां और किताबें थीं। ये लोहे और विचारों का, बारूद और बुद्धि का एक पूरी तरह से एक तरफा टकराव था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक काला पन्ना है। भाग 3, खामोशी और पुनर्खोज। 600 साल का सन्नाटा। उस भीषण नरसंहार ने सिर्फ भौतिक इमारतों को राख नहीं किया, बल्कि नालंदा को हमारी सांस्कृतिक यादों से भी मिटा दिया। चलिए जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालते हैं। 1193 में वो भयंकर विनाश हुआ। उसके बाद पूरे 600 साल की एक डरावनी खामोशी। फिर जाकर 19वीं सदी में इसके खंडरों की खुदाई शुरू हुई, और फाइनली 2006 में इस महान संस्थान को वापस से जिंदा करने का विचार सामने आया। वैसे ये खुदाई कैसे हुई, ये अपने आप में किसी डिटेक्टिव स्टोरी से कम नहीं है। ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 19वीं सदी में चीनी भिक्षु हुएन सांग की प्राचीन यात्रा डायरियों का बड़ी ही चतुराई से इस्तेमाल किया। उन्हीं डायरियों में लिखी दिशाओं का पीछा करते हुए उन्होंने इस विशाल और जले हुए शहर के खंडरों को खोज निकाला। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि इसे खोजना ऐसा था मानो एक विशाल दानव के कंकाल को जमीन से निकाला जा रहा हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भाग 4, प्राचीन सपने का पुनर्निर्माण, आधुनिक युग में नालंदा। इतनी सदियों बाद दुनिया के कई देशों ने एक साथ मिलकर इस विश्वविद्यालय का फिर से चमत्कारिक पुनर्जन्म शुरू किया, और ये सब शुरू हुआ था एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का वो विजनरी कोट आज भी बहुत प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा था, नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक संस्कृति थी। हमें सिर्फ ईंटों को नहीं, ज्ञान की उस प्यास को वापस लाना होगा। बस इसी सोच ने इस संस्था की पूरी संस्कृति को फिर से खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़े ग्लोबल प्रयास को जन्म दिया। और इसका शानदार रिजल्ट हमें दिखा 2014 में। 2014 का नया नालंदा। अब ये कोई पुरानी ईंटों की नकल नहीं है, बल्कि ये एक नया नेट जीरो कैंपस है जो बिल्कुल पर्यावरण के साथ सांस लेता है। ये उस प्राचीन दर्शन को आज की आधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी और हाई स्पीड वाईफाई के साथ बड़ी खूबसूरती से जोड़ता है। तो इस पूरे सफर से हमारे लिए सबसे अहम टेकअवे क्या है? नालंदा की असली विरासत आखिर है क्या? देखिए, इमारतें जल गईं, किताबें जल गईं, लेकिन जो शक्तिशाली विचार थे ना, वो कभी नहीं मरे। उदाहरण के लिए आर्यभट्ट का शून्य का वो गणितीय विचार अरबों के जरिए यूरोप पहुंचा, और उसी ने आगे चलकर उस बाइनरी कोड को जन्म दिया जो आज हमारे और आपके स्मार्टफोन्स को चला रहा है। तो सच यही है कि विचार हमेशा राख से उठ खड़े होते हैं। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही ज़रूरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। आज हमारे पास डेटा का एक विशाल पहाड़ है, सचमुच इन्फॉर्मेशन की भरमार है, लेकिन क्या हमारे पास सच्चा ज्ञान और करुणा है? मूल नालंदा ने दुनिया को तर्क और करुणा के बीच का बैलेंस सिखाया था। आज के इस डेटा ड्रिवन दौर में क्या हम कहीं वो करुणा खोते जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी असली विरासत इन ईंट पत्थरों में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में बसती है। और ज्ञान के लिए दिमाग की खिड़कियां हमेशा खुली रहनी चाहिए। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।